अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पनामा केस के हवाले से, जहां पर आज चेयरमैन एफपीआर और चेयरमैन नैब पेश हुए और सख्त रिमार्क्स और सख्त सवालात का सामना करना पड़ा जजेस की जानिब से। लेकिन उस पर बात होगी बाद में। सबसे पहले अफसोसनाक वाक़ये की बात होगी। चारसद्दा में आज दहशतगर्दों ने हमला किया। इस दफ़ा उनका हदफ कचहरी था और इस हमले में 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 20 अफराद इसमें जख्मी हैं। जख्मी होने वालों में पुलिस एहलकार भी शामिल है। 3 दहशतगर्द बताया जा रहा है कि इस हमले में मुलविस थे। एक ने अपने आप को उड़ा लिया और 2 दहशतगर्द इस हमले में मारे गए। आज ये हमला ज्यादा नुकसानदेह हो सकता था, जानी नुकसान इससे बहुत ज्यादा हो सकता था अगर पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार जो कि मौजूद थे गेट के बाहर, वो इनको नहीं रोकते, दहशतगर्दों को वो रिटेलिएट नहीं करते। आधे घंटे तक उन्होंने इन दहशतगर्दों को रोका और इसके बाद इन दहशतगर्दों को मारा। अगर ये कचहरी में चले जाते दहशतगर्द तो शायद जानी नुकसान इससे बहुत ज्यादा होता। और हमारे नुमाइंदे ने उन पुलिस एहलकारों से बात भी की जो कि इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे। उन्होंने क्या कहा इस केस के हवाले से, आज की इस कार्रवाई के हवाले जरा। आवाज़ हमने सुना तो फिर वहाँ से हमने एकदम ऊपर जवानों ने और नाकाबंदी पॉइंट से हमने एकदम फायरिंग शुरू की तो अंदर नहीं जाने दिया और रोड के ऊपर वो ब्लास्ट हुए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं हुआ। फिर हम पर हैंड ग्रेनेड फेंके, उसके मुकाबले में हमने उसको फायर किया, उसको निशाना बना दिया और वो उड़ गया। अल्लाह का शुक्र है हम एलीट फोर्स के जवान हैं और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर दम हम अपने जान को कुर्बान कर सकते हैं। एलीट फोर्स के जवानों ने, पुलिस ने बड़ी जबरदस्त बर वक्त कार्रवाई की जिसकी वजह से नुकसान कम हुआ। यहां पे ये मेंशन करना जरूरी है कि पुलिस ने बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया है इस जंग में। हम उनको बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं, कभी उनके सियासी होने पर बात करते हैं, कभी उनकी तरबियत में जो कमी है उस पर बात की जाती है। लेकिन ये अप्रिशिएट करने की जरूरत है कि पुलिस हमारी फ्रंट लाइन फोर्स है और 2002 से लेकर अब तक पाकिस्तान में जो ये जंग जारी है दहशतगर्दी के खिलाफ, उसमें 3700 पुलिस एहलकारों ने अपनी जान का नजराना पेश किया है। 3700 लोगों ने एहलकारों ने अपनी जान का नजराना पेश किया, जिसमें सबसे ज्यादा एहलकार जो शहीद हुए हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हुए। उनकी तादाद है 1450। 750 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं सिंध में, 450 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं बलूचिस्तान में, पंजाब में 370 और इसके अलावा फाटा और गिलगित बल्तिस्तान में 700 पुलिस एहलकारों ने अपनी जान का नजराना दिया। और आज भी जो जख्मी हुए हैं उसमें पुलिस एहलकार मौजूद थे। अगर बर वक्त कार्रवाई नहीं की जाती तो शायद जानी नुकसान इससे बड़ा होता। इस वाकये की जिम्मेदारी जमातुल अहरार ने कबूल की है, बिल्कुल उसी तरह जैसे लाहौर से हफ्ते जो ब्लास्ट हुआ था उसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। और सिर्फ 2 ये वाकयात नहीं है, पिछले 2014 से लेकर अब तक जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हुई हैं 116 उनमें से कार्रवाइयां जो हैं वो जमातुल अहरार ने की है। ये आज आमिर राना साहब ने अपनी स्टोरी में मेंशन किया था, जिनसे हम आगे जाके प्रोग्राम में बात भी करेंगे। तो जो सबसे खौफनाक हमले हुए हैं, चाहे वो चारसद्दा यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो ईसाई बरादरी पर हो, वो हमले जमातुल अहरार ने किए हैं, जिसकी लीडरशिप इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है और उसको हेड करते हैं उमर खालिद खुरसानी। तो इस वक्त पाकिस्तान के सामने मसला यह है कि सहूलतकार पाकिस्तान में मौजूद है, इंतहा पसंद जहनियत जो है वो पाकिस्तान में है, इनका कला कमा करना है। और अफगानिस्तान में इस वक्त जमातुल अहरार की जो लीडरशिप है और टीटीपी की जो लीडरशिप है उनसे भी हमने निपटना है। तो ये कैसे मुमकिन होगा, इसमें हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे डीपीओ चारसद्दा सोहेल खालिद साहब इस वक्त मौजूद हैं। सोहेल खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जरा बताइएगा कि कितनी बड़ी तादाद अवाम की होती है कचहरी में और अगर बर वक्त पुलिस वहां पे कार्रवाई नहीं करती, रिटेलिएट नहीं करती, तो कितना बड़ा जानी नुकसान ये हो सकता था? जी, ये 3 कंपाउंड हैं। इसमें तीनों कंपाउंडों में पुलिस का डीएसपी का दफ्तर भी है, इसमें अदालतें भी हैं और इसमें तहसील नाजिम का दफ्तर भी है। तो इनमें काफ़ी ज़्यादा तादाद होती है। उसमें वकला भी होते हैं, पिटिशनर्स भी होते हैं और जो तहसील के लोग आते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में हंड्रेड्स में होते हैं जी लोग इसमें। बिल्कुल। तो पुलिस को आज पहले ही अलर्ट रखा गया था, क्या ये था चारसद्दा की पुलिस के नॉलेज में कि कुछ हो सकता है, चारसद्दा में हालात खराब है, इंटेलिजेंस थी है क्या आपके पास मालूमात? जी बिल्कुल, हमारी लोकल थी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी और टंगी में जो ये हमारा एरिया था इसकी तो हमने खुसूसी तौर पर हाई अलर्ट की थी। इस पर स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स थी हमारी। हमने तो आज तंगी जाने वाले रूट्स गाड़ियों के लिए बंद किए थे, उनको हमने अल्टरनेट रूट्स दिए थे। मगर ये जो है ये कोर्स के पीछे चंद खेत हैं तो खेतों से होते हुए ये कचहरी तक पहुंचने में कामयाब हुए। बहरहाल सिक्योरिटी हमारी इधर आज एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी थी और सिक्योरिटी अलर्ट भी थी। देखिए, ये तो ठीक बात है कि आज जानी नुकसान इससे ज्यादा बड़ा हो सकता था अगर पुलिस कार्रवाई ना करती वक्त पर।
लेकिन एक जान का जाना भी निहायत ही अफसोसनाक है। तो मजीद क्या किया जा सकता है कि अगर आपके पास इंटेलिजेंस हो तो जो इतना आज वाकया हुआ है वो भी ना पेश आए? क्या ऑपरेशनल मैकेनिज्म ऐसे हैं, क्या किया जा सकता है इस हवाले से? इसमें तो अब ये कि अच्छी इंटेलिजेंस हो, प्रॉपर हो, कि जो एक्यूरेट हो, तो फिर उसमें किया जा सकता है। मगर सिर्फ इस तरह की इतनी इंटेलिजेंस हो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसी जगह पर भी अटैक हो सकता है, तो फिर उसमें नहीं है। इसके अलावा जो था, हम ऑलरेडी ऑपरेशन लॉन्च किए हुए हैं। इधर हमने जो मोमंद एरिया का जो बॉर्डर है, ये ज़रा सेंसिटिव एरिया है, इसमें हमने फोकस किया हुआ है। इसमें हम फ्रंटियर कोर के साथ मिलकर ऑपरेशंस कर रहे हैं। आज सुबह भी उनके साथ ऑपरेशंस किया, वो सारे एरियाज क्लियर कर रहे हैं। जो मोमंद को से आने वाले रूट्स हैं वो भी हम प्लग इन करने की कोशिश करते हैं। और ये मुझे बताएगा कि कितना खतरा है इस वक्त खासतौर पे चारसदा डिस्ट्रिक्ट को, क्योंकि आपका बॉर्डर लगता है मोहम्मद एजेंसी से, बाजौर से, और पिछले दिनों भी ये इतलात आई थी कि अफगानिस्तान से कुछ लोग जो है वो मोहम्मद एजेंसी के जरिए चारसदा में दाखिल हुए। आप लोगों ने खुद कार्रवाई की थी कब्रिस्तान में पिछले दिनों, जहां भारी तादाद में असला वगैरह भी मिला था। तो कितना खतरा है इस वक्त चारसदा और पेशावर को? जी बिल्कुल, चारसदा जो है वो मोमंद के बॉर्डर पर है, और हमने कई ऐसे एफर्ट्स किए हैं जिसका रिजल्ट भी निकला है। पिछले दिनों हमने खुद कुछ जैकेट्स भी रिकवर किए, उसमें आर्मी यूनिफॉर्म, पुलिस यूनिफॉर्म भी था, तो उसमें हमने उनको भी किया। और अभी कुछ दिन पहले हमने एफसी के साथ मिलकर इधर मोमंद के बॉर्डर पर एक खुदकुश था, जब वो घेरे में आ गया तो उसने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया। सोहेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। साहब डीपीओ चारसदा हमारे साथ मौजूद थे। आप हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में सिक्योरिटी एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट आमिर राना साहब। आमिर राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डिफेंस एनालिस्ट शाहिद लतीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद लतीफ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर राना साहब, आज आपने जमातुल अहरार के हवाले से लिखा भी है अपनी न्यूज स्टोरी में। ये बताइएगा कि पाकिस्तान के सामने इस वक्त जो चैलेंज है, सहूलतकारों को भी पकड़ना है, खत्म करना है, इंतहा पसंद जो जहनियत है उसको भी खत्म करना है, और खासतौर पर ये जो जमातुल अहरार या टीटीपी की लीडरशिप अफगानिस्तान में, उससे भी टैकल करना है। कैसे मुमकिन है ये? क्या क्या करना चाहिए इस वक्त? देखिए, ये तो एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव रिव्यू चाहिए हमें इंटरनल और रीजनल सिक्योरिटी का, जो हमारा पैराडाइम है उसको, उससे हटके। लेकिन जो आज जो हुआ है चारसदा के अंदर, मेरा ख्याल है कि जिस किस्म की विजिलेंस लेवल आज थी, इस मोमेंटम को बरकरार रखना होगा अगर हमने इस किस्म की थ्रेट को रोकना है। तो ये बड़ा, मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा रिस्पांस हमारे पुलिस का और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से आया है कि इसी तरीके से आप मिनिमाइज़ करते जाएंगे थ्रेट को, और फ्रस्ट्रेशन का लेवल जो है, जो दूसरी तरफ आपने बढ़ाना है, इस तरफ से आपने इसको कम करना है। ये काउंटर टेररिज्म की बड़ी स्ट्रेटजी है कि आपने एक कदम आगे सोचना है, और आपने क्याओस क्रिएट नहीं होने देना, और फ्रस्ट्रेशन के अंदर नहीं आना, प्रेशर नहीं लेना, दूसरे फ्रीक को आपने को प्रेशर के अंदर रखना है। मेरा ख्याल है कि ये दरकार है। जहाँ तक ये चैलेंज है, असल में प्रॉब्लम ये है कि जिन ग्रुपों से हमें पाकिस्तान को ख़तरा है, जो हमारे लिए बड़ा चैलेंज बने हुए हैं, हमें उनके इरादों की, उनके डिज़ाइन की शायद उतनी समझ नहीं है, और हम उसको अमूमी तौर के ऊपर एक्सटर्नलाइज कर देते हैं थ्रेट को। हम उसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक सिनेरियो के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना होगा, इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर जो दहशतगर्दी का फिनोमेनन है, ये ग्रुप कई सतहों के ऊपर रियासतों के साथ जाके कोऑर्डिनेट तो शायद कर रहे हों, उनकी असिस्टेंस तो ले रहे हों, लेकिन ओवरऑल ये है इंडिपेंडेंटली ये अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं, और इनके अपनी स्ट्रेटजीज इनकी अपनी हैं। जब तक हम ये रियलाइज़ नहीं करेंगे, देखिए ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब और बाकी जितने ऑपरेशन हुए वो बड़ी कामयाब, हमारी कामयाबियाँ हैं बहुत बड़ी। और मेरा ख्याल है कि जितनी भी जदीद काउंटर इंसर्जेंसी की तारीख़ है, उसमें बड़ा एक अहम केस स्टडीज़ हैं जो पाकिस्तान की अचीवमेंट है। लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारा पूरा का पूरा फोकस जो है वो टेरिटरी तो हमने कैप्चर की, वो बड़ी एक यूनिक केस है हमारे लिए, लेकिन वो जो थ्रेट जिन ग्रुपों की तरफ से है, जिस माइंडसेट की तरफ से है, वो शायद वो हमारे फोकस के अंदर नहीं रहा। उसके लिए था कि आपको जो हमारी सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है, बाकी जो इदारे हैं, उनको रिस्पांस इवॉल्व करना था। वो बदकिस्मती से उस तरीके से इवॉल्व नहीं हो सका, उस सतह के ऊपर जाके जिस तरीके से होना चाहिए था, नहीं बन सकी जिस सतह की दरकार थी। ठीक है।
शायद लतीफ साहब, आप इस बात से एग्री करेंगे कि टेरिटरी तो हमने गेन की, लेकिन शायद उन ग्रुप्स के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं हो सकी और इसीलिए शायद उनकी लीडरशिप इस वक्त बैठी हुई है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान हमने बॉर्डर पे अटैक भी किया है, पाक फौज ने कार्रवाई भी की वहां पर। कल आर्मी चीफ का यह बयान आया था कि अफगानिस्तान के साथ मिलकर जो है कोऑर्डिनेशन के साथ जो है खात्मा करेंगे दहशतगर्दी का। आपके ख्याल में क्या अफगानिस्तान इस चीज पे रजामंद होगा? उनके पास कैपेसिटी है? और जो हम कहते हैं कि उनका इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है अफगानिस्तान पे, तो क्या वो इस चीज के लिए राजी होंगे कि पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करें? देखें, अभी तक तो ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे। आपको याद होगा कि जनरल राहील शरीफ का जब वक्त था तो वो जब नई क़यादत ने वहाँ पर टेक ओवर किया, अशरफ गनी साहब जो हैं और आर्मी चीफ हमारे वहाँ गए। उसके बाद अशरफ गनी जो हैं वो भी इधर आए और बाकायदा GHQ में जाके हमारे आर्मी चीफ से भी मिले। तो उस वक्त नज़र आ रहा था कि वो हमारे साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। मगर वक्त के साथ साथ हमने देखा कि फिर इंडियन इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा अफ़गानिस्तान में हो गया कि वो पीछे हटते गए। और वो जो हमने उनसे बातचीत की थी, मुआहदा किया था कि आपस में एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, बॉर्डर का जॉइंट कंट्रोल करेंगे, ताकि उसके बॉर्डर से जो क्रॉसिंग्स होती हैं उधर या इधर होती हैं और दहशतगर्द इस तरह अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं वो दोनों तरफ करते हैं, वो हम नहीं होने देंगे। और इस चीज़ का भी एहसास दिलाया गया था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो अमन है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। मगर हमने देखा कि वक्त के साथ साथ हिंदुस्तान ने एक तो ये कि उनकी माशी मदद की, कोई 2 बिलियन से ज़्यादा की वहाँ इन्वेस्टमेंट उन्होंने की, जिसके तहत उन्हें ये एहसास दिलाने में कामयाब हो गए कि शायद हिंदुस्तान उनसे बेहतर दोस्ती का ख्वाहा है। जबकि अफ़गानिस्तान को ये मालूम होना चाहिए कि ये सारे वक्ती हरबे हैं और ये चीज़ें जो हैं ये वक्ती चूके हैं। इससे अफ़गानिस्तान को और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना जो है वो असल मकसद है। मगर इस चीज़ को हम गिव अप नहीं कर सकते। असल सोल्यूशन जो है, हम अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स तो जारी रखेंगे, लेकिन शाहिद लतीफ साहब, फिर ये जो हमने पाक अफगान बॉर्डर पे कार्रवाई की है, क्या इस कार्रवाई को सस्टेन किया जा सकता है अगर अफगानिस्तान जो है वो साथ ना दे? नहीं, देखें, ये कार्रवाई जो है ये तो हमने वन साइडेड की है ना। इस वक्त तो उनका हमारे साथ कोई तावन नहीं है, बल्कि उनकी तरफ से तो शिकायत है कि पाकिस्तान ने ये कार्रवाई की है। अब हमारे पास ये हालात इस हद तक नागुज़ीर हो गए कि यानी जो चाहे जब चाहे पाकिस्तान आकर हमला कर दे, ये भी तो हम जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर मेरे मुताबिक ये वक्ती सोल्यूशन है, ये देर पा सोल्यूशन नहीं है। और जो ताकत का इस्तेमाल होता है वो कन्फ्रंटेशन की तरफ लेकर जाता है और फिर पीछे भारत बैठा हुआ है जो शह देगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर हमारी हिकमत अमली है जो उसके अंदर सफारतकारी डिप्लोमेटिक एक ऑफेंसिव हमें लॉन्च करना है। हमारे आफ्टर ऑल अफ़गानिस्तान के साथ दरीना ताल्लुकात है, हमसाए हैं, उन्हें हमें हर सूरत जो है वो अपने साथ मिलाना है, उनसे तावन लेना है और यूं हम दोनों मिलकर इस मामले को हल कर सकेंगे। ये जो दोनों मिलकर इस मामले को हल कर सकते हैं, ये कोई देर पा या ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, देर पर सोल्यूशन नहीं है। आमिर राना साहब, आपको क्या लगता है कि ताउन होगा अफगानिस्तान की जानिब से? उनमें इतनी कैपेसिटी भी है कि वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ जो है काम कर सके? और दूसरा, इंडियन इन्फ्लुएंस के बाद ये कैसे मुमकिन होगा? मुख्तसर इसका जवाब दे दीजिएगा प्लीज। ये बिल्कुल, देखिए एयर मार्शल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें डिप्लोमेटिक एफर्ट करनी है, बायलैटरल रिलेशंस को सही सिमत में लेके जाना है, क्योंकि जो चैलेंज है दोनों मुल्कों को इंटरनल सिक्योरिटी का एक ही तरह के चैलेंज दरपेश हैं। जिन इलाकों में इन ग्रुपों को कंसंट्रेशन है वो हमें पता है कि 2011-12 में नेटो ने अपनी फोर्सेस वहाँ से निकाल ली हैं और अफगान फोर्सेस ने कुछ जगहों पे ऑपरेशन किए थे पाकिस्तान के सरार के ऊपर, लेकिन वो इतने मौसर नहीं हो सके। हाँ, इसमें यह भी देखिए कि इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं और अगर इसको तारीख़ी तौर पे भी इसको साबित किया जा सकता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक कॉमन थ्रेट के ख़िलाफ़ कम अज़ कम कुछ बॉर्डर एरियाज़ के अंदर एक जॉइंट मैकेनिज़्म डेवलप कर सकते हैं कि अगर कुछ ग्रुपों से पाकिस्तान को ख़तरा है और कुछ उधर से उनको महसूस होता है, चीज़ें ऑप्शंस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये एक बात याद रखने की है कि पाकिस्तान का और इंडिया का जो मसला है वो पूरी दुनिया के इल्म के अंदर है
और हमारा उसके अंदर स्टांस कश्मीर पे तमाम चीज़ों पे ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का जो इमेज का मसला है और दुनिया के साथ ताल्लुकात का मसला है वो अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। हमें ये पता है कि अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी सिर्फ पाकिस्तान के ताउन से नहीं आ सकती, लेकिन हमें उस चीज़ को नज़रअंदाज करके पाकिस्तान को मैक्सिमम ताउन सिर्फ अफगानिस्तान के साथ और उनकी मदद इसलिए हासिल करनी है कि हमारा CPEC से लेके हमारा ग्लोबल इमेज अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक हम इसको नहीं फिक्स करेंगे तब तक। ठीक है, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ़ साहब और आमिर राना साहब, आपने सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया। आज आर्मी चीफ ने विजिट भी किया लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वहां पर यह कहा कि हमें इल्म है कि भारत भी पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसमें मुलव्वस है और एजेंट कुलभूषण यादव उसकी एक मिसाल है, लेकिन उस मामले को, कुलभूषण यादव के मामले को हम मंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद बात होगी पनामा केस के हवाले से। आज चेयरमैन FBI और नैब के चेयरमैन के साथ जो हुआ उस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में अब बात होगी पनामा केस के हवाले से, जो कि अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। आज जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने फरमाया कि परसों तक इस केस की समाअत मुकम्मल हो जाएगी और फिर अवाम को इंतजार होगा इस अहम केस के फैसले का। आज अदालत में पेश हुए FBI चेयरमैन और नैब चेयरमैन और दोनों से ही सख्त सवालात किए गए। जजेस की जानिब से सख्त रिमार्क्स भी दिए गए और यह तक कहा गया कि अगर ये दोनों इदारे वक्त पर काम करते ठीक तरीके से तो अदालत को यह केस सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। जवाब में कहीं हमें चेयरमैन FBI और नैब की जानिब से बेबसी नजर आई तो कहीं पे हट धर्मी का मुजाहरा उन्होंने किया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये इदारे कमजोर हैं इसलिए काम नहीं कर रहे या इन इदारों पर प्रेशर है जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहे। आज FBI के चेयरमैन ने बताया कि कुल 343 लोग नाम पनामा में था, उनको नोटिस भेजे गए। 39 लोगों ने कहा कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है और 59 लोगों ने कहा कि हमारा इन ऑफशोर कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। चेयरमैन FBI ने यह भी बताया कि हसन नवाज, हुसैन नवाज और मरियम नवाज ने नवंबर 2016 में नोटिस का जवाब दे दिया था। जवाब में मरियम नवाज ने यह कहा था कि उनकी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है और ट्रस्टी होने के हवाले से उन्होंने कोई अपना बयान नहीं दिया था। चेयरमैन FBI ने यह बताया कि हुसैन नवाज ने अपने जवाब में कहा था कि 2000 से वो सऊदी अरब में रहते हैं। जस्टिस गुलजार ने उनसे सवाल किया कि हुसैन नवाज के जवाब के बाद आपने क्या इकदामात लिए हैं। चेयरमैन FBI ने बताया अदलिया को कि वजारत खारजा के जरिए राब्तों की कोशिश की गई लेकिन कोई मालूमात हासिल नहीं हो चुकी है, जिसके जवाब में सवाल किया जस्टिस शेख अजमत साहब ने कि वजारत खारजा से राब्ते में 6 माह क्यों लग गए। सिर्फ 200 गज का फासला है वजारत खारजा और FBI की बिल्डिंग के दरमियान और ये 200 गज का फासला 6 माह में तय किया है, जिस पर आपको मुबारक हो। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने यह फरमाया कोई काम करना चाहता तो केस अदालत में ना आता। जस्टिस अजाज अफजल साहब ने फरमाया कि अनोखा मुकदमा है जिसमें किसी इदारे को कोई दायरा इख्तियार नहीं है। चेयरमैन FBI के वकील ने इस बात का एतराफ़ किया कि पनामा के मामले पे जो फौरी इकदामात लेने थे मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से वो नहीं लिए गए क्योंकि उसके अलहदा कानून मौजूद हैं। उसके बाद बारी आई चेयरमैन नैब की और चेयरमैन नैब ने आज ये बताया कि पनामा पेपर्स का केस इसके दायरे इख्तियार में नहीं आता है। नैब के चेयरमैन ने यह भी कहा कि रेगुलेटर जब हमसे राब्ता करता है तो इसके बाद ही हम तफ्तीश का आगाज़ कर सकते हैं, जिस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने यह कहा कि यह ज़रूरी नहीं है कि कोई रेगुलेटर अप्रोच करे, आपके अपने कवानीन में भी ये इख्तियार मौजूद है कि आप तफ्तीश का आगाज़ कर सकते थे। और आसिफ सईद खोसा साहब ने यह भी कहा कि जब बाप से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि बच्चों से पूछो, जब बच्चों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं दादा से जायदाद मिली, तो समझ नहीं आता कि ये मामला क्या है। जस्टिस अजाजुल हसन ने कहा कि आपने अपने इख्तियारात को खुद दफन कर दिया है। इदारे मफलूज होने का ये एक आइडियल केस है जहां पे इदारों की तरफ से कोई काम हमें नहीं नजर आया। जस्टिस आसिफ खोसा साहब ने चेयरमैन नैब से ये सवाल किया कि हुदैबिया पेपर मिल्स का केस जो कि लाहौर हाई कोर्ट के ने कलअदम करार दिया था, क्या उसकी खिलाफ अपील की जाएगी, जिस पर चेयरमैन नैब ने अपना मौकिफ दोहराया कि अपील दायर ना करने का मौकिफ जो मेरा पहले था उस पर मैं कायम हूं। जस्टिस शेख अजमत ने कहा कि चेयरमैन साहब आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे, मौकिफ पर कायम है तो नताइज भी भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। छोटे मुल्ज़मान के खिलाफ अपील की जाती है लेकिन इस अहम मुकदमे में
अपील नहीं की गई नैब की जानिब से। इसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब आए और उन्होंने एक दफ़ा फिर ये कहा कि अदालत को 184(3) के तहत इख्तियार हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि अदालत को जो इख्तियार हो भी तो भी वो क्या उनको इस्तेमाल करना चाहिए, जिस पे जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि अगर दायरा इख्तियार हो तो इस्तेमाल किया जा सकता है इख्तियार। जस्टिस शेख अजमत ने कहा कि अच्छे जज कभी इख्तियारात पर कदगन नहीं लगाते। ये थी आज की अदालती कार्रवाई। अब इस पर हम बात करेंगे कि क्या इदारे मफलूज हो चुके हैं, इदारे अपना काम नहीं कर रहे या उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद होंगे इमरान इस्माइल साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर तारिक फजल साहब, पनामा केस पे जो पीटीआई का स्टांस रहा है कि इदारों ने काम नहीं किया, ना एफबीआर ने काम किया, ना नैब ने काम किया जो इनको करना चाहिए था, क्या वो मौक़िफ़ आज दुरुस्त साबित नहीं हुआ अदालत में? क्योंकि जजेस के बड़े सख्त सवालात थे और सख्त रिमार्क्स थे दोनों के लिए, चेयरमैन एफबीआर के लिए भी और चेयरमैन नैब के लिए भी, कि उनके दायरे इख्तियार में जो था काम वो उन्होंने नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शहजाद, दो बातें ज़रा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि पानामा लीक्स में जो प्राइम मिनिस्टर की उनके बच्चे हैं उनका नाम यकीनन आया है, प्राइम मिनिस्टर साहब का गो कि अपना नाम नहीं आया, लेकिन उसके साथ साथ 600 ऐसे लोग जो पाकिस्तानी हैं, उनमें बिजनेसमैन भी हैं, उनमें सियासी लोग भी हैं, उसमें तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा हैं, एक जज का नाम भी मैंने सुना कि वो भी आया। तो ये सारे लोग पानामा लीक्स में आए। और पानामा लीक्स ने कहा क्या? उसने ये कहा, हमारे मुल्क में ये तासुर दिया गया कि पानामा लीक्स ने ये कहा है या पानामा लीक्स के लोगों ने ये कहा है कि जनाब ये सारा पैसा चोरी का है, करप्शन का है। पानामा लीक्स में जहाँ लिस्ट फराम की गई, साथ ही ये लिखा गया, हम कतई तौर पे ये नहीं कह रहे कि ये पैसा जो है कोई इल गॉटन मनी है, कोई करप्शन के ज़ुमरे में आता है, या इस तरह कंपनी बनाना ऑफशोर ये कोई गैर कानूनी काम है, ये उसकी वजाहत थी। अब 600 लोगों को तो कोई नहीं पूछ रहा कि जनाब पाकिस्तान में बाकी 600 लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा हुआ, क्या उनके खिलाफ कोई ट्रायल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, किसी जगह? डॉक्टर साहब, एक तो उन 600 लोगों को पूछना चाहिए था, इन्हीं इदारों को पूछना चाहिए था, लेकिन शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का केस मुख्तलिफ इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद अपने आप को पेश किया था कौम से खिताब करते हुए कि पहले मेरा ट्रायल करें, मेरी फर्स्ट फैमिली है, मेरा ट्रायल करें, मेरे बच्चों का पहले ट्रायल करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शहजाद, आपने बिल्कुल वही बात की जो मैं करने लगा था कि हमने तो अपने आप को खुद पेश किया ना, हमने पार्लियामेंट भी पेश किया, हमने सुप्रीम कोर्ट में आया, हमने सुप्रीम कोर्ट की यानी उसकी कोई उस चीज़ को चैलेंज नहीं किया कि ये सुन सकते हैं केस, नहीं सुन सके, हमने पेश कर दिया। हमने जो बाकी कुछ 600 के करीब जो केसेस हैं, क्या हमने रोके हुए हैं, क्या हुकूमत ने रोके हुए हैं कि जनाब इदारे उनका ट्रायल ना करें? दूसरी बात ये है जी कि अभी इसी तो सर एक डॉक्टर साहब यहीं पे रुक जाएं। आप अगर इस चीज का एतराफ़ कर रहे हैं कि आपने नहीं रोका हुआ, डॉक्टर साहब अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने इन इदारों को नहीं रोका हुआ काम करने से, तो इस चीज का तो फिर आप एतराफ़ करें ना कि हाँ इन इदारों ने काम नहीं किया। इनकी जो सरजनिश आज अदालत में हुई है, जो इनसे सवाल पूछे गए, सख्त सवाल या सख्त रिमार्क्स इनके खिलाफ दिए गए हैं, आप उससे मुत्तफिक हैं? ये तो कम से कम फिर एक्सेप्ट करें ना आप। नहीं देखें ना शहजाद, एक तो आप बात मुकम्मल नहीं करने देते, काइंडली सवाल पूरा सुन लिया करें, आपको ये वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं होती बीच में दूसरा सवाल करने की। मैं ये कह रहा था कि अगर प्राइम मिनिस्टर का ट्रायल हो रहा है और बाकी 600 केसेस का ट्रायल नहीं हो रहा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा भी शामिल हैं, तो पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए, जो तासुर दिया गया है कि हुकूमत नहीं चाहती कि ये ट्रायल हो, हुकूमत नैब के ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होती, वरना हुकूमत यही अलीम खान के पीछे भी आज लगा होता नैब, यही नैब आज जो है वो जहांगीर तरीन के पीछे भी लगा होता, जिनकी ऑफशोर कंपनियां निकली हैं। इमरान खान साहब की अपनी ऑफशोर कंपनी निकली है, वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, अगर उसने काम नहीं किया अदालत को जवाब दे, अदालत पूछे उससे। ना नैब का चेयरमैन तो सर पाकिस्तान अकेले लगा मैं फिर उसी सवाल पे आऊंगा सकते हैं। डॉक्टर साहब आप कहेंगे कि मैं इंटरप्ट करूं, लेकिन मैं तीसरी मर्तबा आपसे ये सवाल करूंगा कि आप फिर इस चीज का एतराफ करते हैं कि हाँ इदारों ने जो काम करना था वो नहीं किया, इदारों की नाअहली है या कैपेसिटी नहीं है इनकी या नीयत नहीं, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि नहीं? तीसरी दफा मेरा सवाल है। मैं ये इसका सिंपल जवाब ये है कि मैं चेयरमैन नैब नहीं हूं कि मैं आपको ये जवाब दे सकूं कि जनाब ये मेरी जुरिस्डिक्शन थी या नहीं थी। अदालत उनसे पूछ रही है, वो अदालत को अपना जवाब देंगे, लेकिन मैं अपना पॉइंट आपको रजिस्टर करवाया है कि हुकूमत ने किसी तरह का ना नैब को रोका है ना लोगों के पीछे लगाया है। नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, नैब अपने तौर पे काम कर रहा है, अगर उसमें कोई कमी है अदालत पूछ रही है, उसका जवाब देगा। और दूसरी बात जो हमारे बारे में पूछी गई, मैं सिर्फ आधा मिनट इस पर लूँगा, हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से जो सवाल नैब से पूछा गया, वहाँ पर भी आज इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ ने यह तासुर देने की कोशिश की है कि शायद नैब ने हमें उसमें कोई रियायत दी है। देखिए गुजारिश ये है जी कि ये केस 1998 में शुरू हुआ
और हमें जो लाहौर हाई कोर्ट ने 2 दफ़ा इस केस को क्रैश किया, तो या तो तहरीक इंसाफ ये कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने 2 दफ़ा जो इस केस को ख़त्म किया तो वो लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं उनका फैसला गलत है, तो नैब ने नहीं हमें कोई क्रैश किया, हमें लाहौर हाई कोर्ट के मैं उस पर आता हूँ 3 रुकनी बेंच है उसने क्रैश किया है। तो जी, जी, आप ठीक कह रहे हैं, ऊपर उंगलियां उठाएं। हाई कोर्ट का फैसला था, हाई कोर्ट ने कल अदम करार दिया था उस केस को, हुदैबिया पेपर मिल्स में ठीक है, नैब की तरफ से कोई फायदा दिया गया है? नहीं सर, मैंने तो अभी कोई सवाल आपसे किया ही नहीं, मैं तो इदारों की कारकर्दगी पर ही बात कर रहा हूं। इमरान इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि ये इदारों की जिम्मेदारी थी कि तमाम जिनके लोगों के नाम आए थे पनामा केस में उनके खिलाफ इंक्वायरी करे। अगर वो नहीं कर रहे तो उसका ये मतलब नहीं है कि हुकूमत ने उनको रोका हुआ है काम करने से। आज इमरान खान साहब कह रहे थे कि नैब एफबीआर बचाना चाहता है नवाज शरीफ साहब को। शहजाद देखें, बात यह है कि जो पीटीआई का नैरेटिव था वो बिल्कुल सच साबित हो रहा है कि इदारे या इस काबिल नहीं है या इदारे अंडर प्रेशर हैं। वो स्टेट के मुलाजिम नहीं है बल्कि वो ज़ाती मुलाजिम हैं वज़ीर आज़म के और उनके ख़ानदान के। क्योंकि अगर कोई और मामला होता है, पाकिस्तान में किसी और का मामला होता है, तो नैब, FIA या आपकी दूसरे इदारे जो हैं वो हरकत में आते हैं और वो इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन भी करते हैं। हमने दूसरी जमातों के ऊपर भी देखा है, हमने ये पीपल्स पार्टी के ऊपर होते भी देखा है। मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा कि पीपल्स पार्टी में जो लोगों के ऊपर इंक्वायरी चल रही है या इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो करप्ट हैं कि नहीं है, ये फैसला अदालत ने करना है। लेकिन कम से कम एक हमें नज़र तो आ रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। डॉक्टर आसिम के ऊपर 1.5 साल हो गया, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो तो रही है, वो जहनी जिस्मानी हर तरह की अजियत से गुजर तो रहा है, हमें नजर तो आ रहा है, हमने इल्जाम सुने थे, हमें। लेकिन इमरान इस्माइल साहब तो मामला और है, पिछले 2 सालों में आसिफ अली जरदारी साहब पर जो केसेस थे उनमें से 3 केसेस ये कह के खत्म कर दिए गए कि उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। एक एसेट रिकवरी का जो केस था वो शायद उसलिए अब खत्म हो जाए कि जो स्टार विटनेस था उस केस के वो गायब हो गए। तो वहां पे भी हम देख रहे हैं 3-4 मुकदमा से तो बरी हो चुके हैं आसिफ अली जरदारी साहब। नहीं जी, देखिए मुकदमात से बरी होना और बात है, लेकिन हम उस पर भी सेटिस्फाइड नहीं है। मैं ये नहीं, बिल्कुल कतई ये नहीं कह रहा कि जिस पर हमारी सेटिस्फेक्शन है। मैं तो अभी सिंपल से आपसे एक बात कर रहा हूँ कि इदारे जो हैं वो अंडर प्रेशर हैं या अंडर डुरेस परफॉर्म करते हैं वज़ीर आज़म से डायरेक्ट। बिकॉज हम देख रहे हैं कि आज जो मज़का खेज़ बयानात FBR के चेयरमैन साहब फरमाते हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी जुरिस्डिक्शन है कि मैं ये भी प्रूव कर सकता हूँ, अब आपने बताया तो अब करूँगा। कितने मासूम आदमी हैं, उनको यही नहीं पता था। इधर आप नैब के चेयरमैन साहब को देखें, अलावा प्ली बार्गिन के उन्होंने कौन सा काम करके दिखाया वो बता दें। उनको जहमत नहीं हुई कि उसको इंक्वायरी लॉन्च कर लेते हैं कि जी पनामा इतना दुनिया का हंगामा हो गया है, ये वज़ीर आज़म के और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ ये इंक्वायरियाँ चल रही हैं, इतना बड़ा इसके अंदर फाइनेंशियल स्कैम मौजूद है, इसको प्रोब तो करें। वो बैठे हुए घर पे आराम से इंतजार करें कि ये रेगुलेटर बताए। वो कौन सा रेगुलेटर बताएगा मियाँ, किसकी बात कर रहे हो, कौन सा रेगुलेटर, किसको कहते हैं रेगुलेटर? वो आज अदालत ने पूछा तो उनको आगे नहीं पता था कि रेगुलेटर किसकी बात कर रहे हैं। देखें शहजाद, बात यह है कि ये सारे अब एक्सपोज हो गए हैं, ये सिस्टम कोलैप्स है, ये इदारे काम नहीं कर रहे, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, अवाम को भी पता है। ये अब चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। पहले जो इल्ज़ामात की हद तक चीज़ें थी वो अब सबूत के साथ सामने आने लगी। अब तो जज भी कहते हैं कि जी बाप से पूछो तो वो कहता है बच्चों से पूछो, बच्चों से पूछो तो कहते हैं दादे ने किया था, हमें क्या पता। तो ये अजीब एक अपनी नौयत का वाहिद केस है जिसमें ना कोई इंक्वायरी होती है, ना कोई एक्शन होता है, ना कोई जवाब देने को तैयार है। सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से फिर सलीमुल्लाह। मैं जरा डॉक्टर साहब से बात कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब, और ये पहले नवाज शरीफ साहब ने मैं आता हूँ, इमरान साहब मैं आता हूँ उस पर कोई जी 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 मैं उसमें आता हूं। नवाज शरीफ साहब ने चंद माह पहले ये कहा था कि नैब के लोग जो हैं वो अपने दायरे इख्तियार से बाहर निकल के काम कर रहे हैं। अगर आपको याद हो डॉक्टर साहब, इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, मीडिया के सामने ही दिया था स्टेटमेंट। और अगर आप कहते हैं कि कोई इन्फ्लुएंस नहीं है वजीर आजम साहब का या हुकूमत का इन इदारों पर, तो ये बता दीजिए फिर कि अगर आपकी बात मान भी ली जाए, तो ये इदारे अगर काम नहीं करें तो उनको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी किसकी है फिर? देखिए, जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है जी, हुकूमत इन इदारों की तकर्री के हवाले से पाकिस्तान के आइन और कानून में एक तरीक़ाकार दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन की मुशावरत से मिल के नैब चेयरमैन की तकर्री करते हैं, और इसी तरह ये तकर्री अमल में आई है। इसी तरह जैसे मैंने पहले कहा कि नैब के चेयरमैन को हटाने के इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि जजेस को हटाती है, वहीं पर मुकदमा किया जाता है चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़, और वही इन्हें हटा सकती है। अब अगर तकर्री हो गई है तो नैब के इदारे की जांच पड़ताल ये हुकूमत का काम नहीं है। नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, और अगर नैब के ऊपर हमारा असर रसूख होता जैसे इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं, तो फिर मैं उन्हें ये बात बताता हूँ कि कम अज़ कम आपके लोगों की जिनकी
हम अपने आप को तो फेवर दे देते, लेकिन जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान और इमरान खान साहब की फैमिली के जिन लोगों की नाम ऑफशोर कंपनियों में आए हैं, वो जरूर इस वक्त जेल में चक्की पीस रहे होते अगर नैब हमारे इतने अंगूठे के नीचे होता। सर ये कैसे होता? मुझे एक बात बताएं कि तरीन के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ इंक्वायरी करता नैब, लेकिन शरीफ फैमिली के खिलाफ नहीं करता। ये तो मुमकिन ही नहीं था ना, क्योंकि शरीफ फैमिली के खिलाफ नहीं कर सकता नैब कार्रवाई, इसीलिए किसी और के खिलाफ भी नहीं कर सकता। उनके पास अखलाकी जवाज ही नहीं बचता कि किसी और के खिलाफ वो कार्रवाई करें। नहीं, गुजारिश ये है जी, देखें नैब के जो उसका दायरा इख्तियार है, अगर उसके तहत उसने कार्रवाई करनी थी और नहीं की, इसका जवाब हुकूमत कैसे दे सकती है? हुकूमत तो इसका जवाब नहीं देगी। इसका जवाब चेयरमैन नैब से पूछा गया है। के चेयरमैन को तो आईनी एफबीआर के चेयरमैन को तो अपॉइंट करने का काम वजीर आजम साहब का ही है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। वहां पे तो कोई आपका आईन नहीं कहता कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर मिलके जो है एफबीआर चेयरमैन को जो है वो लगाएंगे। लेकिन उनसे भी आज पूछा गया, उन्होंने कहा कि 6 महीने हो गए, हमने वजारत खारजा को लिख के भेजा है, वहां से हमें कोई रिप्लाई नहीं आया। देखें, हमने बदकिस्मती से अपने वो पाकिस्तान के बड़े कौमी इदारे हैं, हमने इन्हें बहुत सियासत की नज़र कर दिया है, पिंज दिया है बल्कि इन्हें। अब अगर नैब ने काम नहीं किया, एफबीआर ने काम नहीं किया, तो यार पूछ रही है सुप्रीम कोर्ट, वो बता देंगे। अगर उन्होंने काम नहीं किया हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चेयरमैन नैब को जवाब देना पड़ेगा, चेयरमैन एफबीआर को जवाब देना पड़ेगा। अब इनको भी पोलिटिसाइज करना और इनके सरबराहों को भी कॉर्नर करना, ये तो यहाँ तक बाज नहीं आते कि जो केस इस वक्त लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ऑनरेबल जजेस के हवाले से जो प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, मीडिया पे कर रही है, सोशल मीडिया पे कर रही है, आपकी बात उन्हें कॉर्नर कर रहे हैं, अगर सिर्फ एक सियासी जमात प्रेशराइज कर रही होती है फैसला करवाया जाए हमारे खिलाफ। डॉक्टर साहब, आपकी बात सही होती है, अगर एक जमात, सियासी जमात अटैक करती है इदारों पर तो ठीक था, लेकिन आज तो सवालात ऑनरेबल जजेस साहब ने पूछे हैं ना। जजेस आज इन पर खफा हुए हैं, जजेस आज इन पर हैरान हुए कि जजेस साहब का इख्तियार है कि वो सवाल करें, चंद दिन का था, वो पाकिस्तान की अदालत उज़्मा है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। अगर वहां पे ये सवाल किए गए हैं तो वहीं पे उन लोगों को रेस्पॉन्ड करने दें। मैं ये बात कह रहा हूं, बजाय इसके कि हम इनको सियासत की नजर करें। और मैं कोई नैब का स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूं कि नैब ने क्या करना था और क्या नहीं करना चाहिए। मैंने आपको ये बताया कि वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो अपने तौर पे काम कर रहा है। अरबों रुपए की नैब ने करप्शन के केसेस पकड़े हैं, कौमी खजाने में जमा करवाए हैं। उनके जो चेयरमैन है इंतहाई क्रेडिबल शख्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर हम बुग़्ज़ माविया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इदारों को रगड़ना चाहती है तो वो उनकी मर्जी है, वो बात तो नहीं आएंगे। लेकिन हुकूमत को अगर आप या हमारे खिलाफ अपनी बातें करनी है तो और बहुत सारे मौजूदात हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन इदारों को ब्रेक के बाद मैं इमरान इस्माइल साहब से पूछ लेता हूँ कि क्या इदारों सियासत की नजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। ब्रेक के बाद से बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब। इमरान इस्माइल साहब, ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि आपकी वजह से ये इदारे जो है वो सियासत की नजर हो गए, क्योंकि आप लोग बिला वजह इन पर तनकीद करते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के कहने पर या हुकूमत के कहने पर ये काम नहीं कर रहे। मैं बड़ा आज एस्टॉनिश भी हूँ और शर्मिंदा भी हूँ कि मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि नैब का चेयरमैन हमने लगाया। इसको हमने रोका है ये इन्वेस्टिगेशन ना करने से। ये इनको हम दबाते हैं इदारों को, ये मुझे नहीं पता था। मैं समझता था वज़ीर आज़म ने लगाया, वही इसको चला रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं। देखिए शहजाद, बात ये है कि इल्ज़ाम लगा देना तो बड़ा आसान है। हम मलाइन क्या कर रहे हैं मुझे बताएं। हम तो पहले से कह रहे थे कि इदारे काम नहीं कर रहे, आज कोर्ट में प्रूव हो गया कि इदारे काम नहीं कर रहे। उनको पूछा एफबीआर के चेयरमैन को, उन्होंने कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं था। उधर नैब के चेयरमैन को पूछा कि जी आपने आज तक क्यों नहीं किया और अब आप करेंगे, अपील करेंगे। उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं करूँगा। ये तो अजीब यहाँ कमाल नज़र आ रहा है। और खुद जज साहब परेशान थे आज कि ये इदारे अगर काम नहीं करेंगे तो हम किस तरह से आगे लेके चलेंगे मामलात को। ये इदारे फेल हो चुके हैं और ये कानून नए बनाने की ज़रूरत नहीं, कानून बने हुए। देखें पाकिस्तान में रेड लाइट क्रॉस करने की सज़ा है, कानून भी है, उसकी सज़ा भी है। लेकिन अगर वो पुलिस वाला जिसने रोकना है, चलान करना है या लाइसेंस कैंसिल करना है या गाड़ी को बंद करना है, वही ना करे, पैसे लेके छोड़ दे या मुंह उधर करके खड़ा हो जाए किसी वजह से, तो वो इसका मतलब है कि सिस्टम फ्लॉप हो रहा है ना। तो आपका सिस्टम कोलैप्स हो रहा है पूरा। ये यहाँ पे बैठ के डिफेंड करते हैं। दो बातों का मुझे जवाब दे दें कि किस झूठ को डिफेंड कर रहे हैं। जी, आज इमरान खान साहब ने 2-3 बातें कही हैं, उसका जवाब मुझे दे दे। एक तो उन्होंने कहा कि तूफान आता हुआ नजर आ रहा है, और फिर उन्होंने इस खदशे का भी इजहार किया है कि सुप्रीम कोर्ट पर अटैक हो सकता है नून लीग की जानिब से।
बयानात तक तो ठीक है, हमने देखा है कि सख्त किस्म के बयानात दिए गए वुज़रा की जानिब से, लेकिन ये खदशा क्यों है कि अटैक कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट पे? शहजाद, ये इनकी हिस्ट्री रही है। आपको याद होगा इन्होंने पहले भी फिजिकल अटैक किया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। आपको याद होगा जैसे सजाद शाह के ज़माने में क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया इन्होंने, वो भी आपको याद होगा। उसके बाद अब इनकी जो मिनिस्टर्स की और इनके जो लीडरान कराम है उनकी लैंग्वेज आप देखें कि अगर किसी को ज़िंदगी के, नवाज शरीफ की खुली किताब की ज़िंदगी की सफ़ात पढ़ने नहीं आ रहा है तो चश्मा लगा के गौर से पढ़े, और हम लोहे के चने साबित होंगे। हम वो चने नहीं कुछ चबाले जो चबाने की ठीक है, लेकिन आज के दौर में कोर्ट पर अटैक करना, जब एक आजाद जुडिशरी है, आजाद मीडिया है, सर ये तो मुमकिन नहीं है ना। ये तो आप बिला वजह ऐसे ही डरा रहे हैं कौम को कि कुछ होने वाला है। नहीं, जब आप जज के कमेंट्स को लेके उसके ऊपर रिमार्क्स देते हैं कोर्ट के बाहर खड़े होके तड़ी लगा के, बिल्कुल जैसे वो जीरा ब्लेड नहीं एक तड़ी लगाता होता था कि जी मैं फड़का देंगा, मैं मार देंगा, ऐसी पट्टे चक देंगे, उस तरह के बयान आप कोर्ट को दे रहे हैं जजेस को। मुझे तो हैरत इस चीज़ पे है कि अब इनका तो वैसे इसको नोटिस कोर्ट को ले लेना चाहिए था, इस लैंग्वेज का ले लेना चाहिए कोर्ट को, बिकॉज ये डायरेक्ट थ्रेट कर रहे हैं कोर्ट को। हम तो उस फियर का इजहार करें जो आने वाले वक्त, देखें हमने शहजाद ये कहा है और हम ओन करते हैं इसको कि जो भी फैसला कोर्ट से आएगा, चाहे वो नवाज शरीफ के फेवर में आए, उनको बाइज्जत बरी कर दें या उनको सजा दे दें, इनको डिस्क्वालीफाई कर दें, हम मन उस फैसले को तस्लीम करेंगे। ये ठीक है, अब यही बात मुझे जरा डॉक्टर साहब से पूछना है और कोर्ट को मुझे यही पूछना है। डॉक्टर साहब, आज इमरान खान साहब ने भी इस खदशे का इजहार किया कि कोई अटैक ना हो जाए जैसे 97 में हुआ था जुडिशरी के ऊपर, तो क्या ऐसा कोई इरादा है? इमरान साहब तो कह रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ भी फैसला आएगा मनोवन तस्लीम करेंगे। क्या आप लोग भी मनोवन तस्लीम करेंगे या कोई और इरादा रखती है आपकी जमात? जी बिल्कुल मनोवन तस्लीम करेंगे, लेटर एंड स्पिरिट में तस्लीम करेंगे। बाकी इमरान खान साहब चूंकि खुद पार्लियामेंट में हमला कर चुके हैं, पार्लियामेंट का गेट तोड़ चुके हैं, पार्लियामेंट को धोबी घाट बना चुके हैं, इनके लोग जो हैं वो पाकिस्तान टेलीविजन पे कब्जा कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कब्जा करने की कोशिश की है इन्होंने। ये समझते हैं कि शायद हमारी दोनों का रिकॉर्ड ऐसा है ना, पर ये दोनों तस्लीम करने की कोशिश करेंगे। हम बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वक्त भी मैं पाकिस्तान की आवाम से ये बात पूछूंगा कि सोशल मीडिया पे अपने बयानात के जरिए जजेस को कौन डरा धमका रहा है, कौन उन्हें मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही है, ये फेल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। सारे बयानात को डिसोन कर दीजिए जो जहां तक बात है इदारों की, इमरान खान साहब चूंकि मेरा ख्याल है शायद इन्हें इल्म नहीं है या चूंकि पार्लियामेंट में नहीं है, इन्हें इस बात का पता नहीं है कि जब ये तकर्री हुई चेयरमैन नैब की तो बाकायदा आपकी जमात से खुर्शीद शाह साहब ने मुशावरत की, और अपोजिशन लीडर की मुशावरत के बगैर चेयरमैन नैब की तकर्री नहीं होती। ये पाकिस्तान के आईन में है, कानून में है। आखिरी बात जो उन्होंने ये की थी इदारों को सियासत की नजर नहीं, आपने कहा ना कि मुझे नहीं पता हमारी मर्जी से हुई है, आपकी मर्जी से हुई है, आपकी मुशावरत शामिल थी नहीं हुई, खुर्शीद शाह साहब से हमारी मर्जी। जहां तक आपने ये कहा कि इदारों को मुतनाज़ा, आप इदारों को प्रेशराइज अगर झूठ है अपनी प्राइवेट हैसियत में नहीं कर रहे, मैंने ये नहीं कहा कि आप प्रेशराइज कर रहे हैं, मैंने कहा आप उनको मुतनाज़ा बना रहे हैं मुझे अपने बयानात के जरिए सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कंपेन के जरिए। बात कर लें, इमरान खान साहब रोजाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनके जरिए। ठीक है, इस तरह आप जो है इदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं, और अगर आप इदारों को मुतनाज़ा बनाते रहेंगे तो इदारे उससे कमजोर होते हैं। ये बात मैंने डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए बना रहे हैं, और ये एक इदारा नहीं, आप आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट से लेके हर इदारे को आपने उसके खिलाफ जो बातें की हैं वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। ब्यूरोक्रेसी को देख लें, जो गालियां आपने उनको दी, किसको आपने छोड़ा है आज तक कि जिसके बारे में आपने खूबसूरत अल्फाज और अलकाबात ना इस्तेमाल किए हों। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, आज भी अटॉर्नी जनरल साहब ने जो 184(3) है आइन, उसमें कहा कि दायरा इख्तियार नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। यही बात हुसैन हसन नवाज के वकील भी कर चुके हैं, सलमान राजा साहब, यही बात जो है वो शाहिद हामिद साहब भी कर चुके हैं, मरियम नवाज के वकील। मतलब हर आपका वकील आके ये कहता है कि नहीं आप 184 के तहत ये सुन नहीं सकते, ये मुकदमा एक लिमिटेशन है आपके पास, लेकिन आप फिर ये कहते हैं कि हमने अपने आप को अदालत के सामने पेश किया। हर वकील क्यों ये मौकिफ पेश करता है? फिर दोनों बातें ठीक हैं। पहली बात तो ये कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वफाक की नुमाइंदगी की, हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं की। उन्होंने अदालत ने कहा था, लेकिन इसीलिए मैंने मरियम साहिबा के वकील और मैंने हुसैन हसन के वकील का भी नाम अटॉर्नी जनरल साहब उन्हें असिस्ट कर रहे थे इस केस के हवाले से, लॉ पॉइंट पे बात कर रहे थे, वो किसी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे। दोनों बातें ठीक हैं। ये पहली बात ठीक है कि अगर हम चाहते तो हम इस केस की मेंटेनेबिलिटी के हवाले से हम कोर्ट को कह सकते थे कि आपका ये, क्योंकि देखिए ये बड़ी सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट कोई इंक्वायरी कोर्ट नहीं है, वो एक अपीलेंट कोर्ट है, वहाँ पे अपीलें की जाती हैं,
मातहत अदालतों के फैसलों के खिलाफ, वो इंक्वायरी खुद नहीं करती। इसलिए इस बात में बहस कर सकते थे हम मेंटली, ये पाकिस्तान के हर शहरी को यह हक हासिल है। बहस कर नहीं सकते थे, बहस कर भी रहे, मेंटेलिबिलिटी आपके बुकला बहस कर भी रहे, इस पे बात कर सकता है। हमने नहीं की, हमने अपने आप को पेश किया, हमने कहा जी हम इलेक्शन 2018 से पहले इंशाल्लाह इस केस से क्लियर होना चाहते हैं। हमने उस पर बात नहीं की। ये बात मुझे एक लास्ट कमेंट ले लीजिए। ठीक है, लास्ट कमेंट इमरान इस्माइल साहब इस चीज का जवाब भी देते हैं। आज इमरान खान साहब ने कहा है कि अवामी राब्ता मुहिम का आगाज करने लगे हम। शहजाद, नंबर 1 तो ये कि ये इन्होंने अपने आप को पेश नहीं किया, इनको अदालत हम घसीट कर लाएं। अगर 2 तारीख वाला मामला ना होता तो शायद ये अदालत में नहीं आते, ये भाग रहे थे इधर उधर। नंबर 1। नंबर 2, ये पहले दिन से भागने की कर रहे हैं। कभी पहले इन्होंने इस्तिस्ना की बात की और उसके बाद अब इन्होंने ये अदालत के ऊपर आ गए कि जी आप ये सुन नहीं सकते, आप नीचे भेज दें मामला को। और पहले आप अगर इनके बयानात निकालें तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ये फरमाते रहे हैं कि जी हमें इसी अदालत से फौरी फैसला चाहिए, ब्लैक एंड वाइट फैसला चाहिए और इतना ट्रांसपेरेंट चाहिए कि नजर आए कि जी क्या जजमेंट हुई है और क्या मामला है। अब जब लास्ट कमेंट इमरान इस्माइल साहब, अवामी राब्ता मुहिम में बस वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, केस को हारने लगे जी। अवामी राब्ता मुहिम इंशाल्लाह बिल्कुल हमारी जो जारी है ही ऑलरेडी, लेकिन अब हम जाने की क्या जरूरत है, ऑर्गेनाइज तरीके से हारने लगे हैं, उसको बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हम अवाम के साथ जाएंगे और हम अवाम को आगाह करेंगे। फैसले से पहले या फैसले के बाद, अदालत के फैसले से पहले या अदालत के फैसले के बाद? नहीं, डिपेंड करता है ना, फैसले से पहले अगर आप जाएंगे तो शायद इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे ना फिर आप। ना हम शहजाद अगेन लेट मी टेल यू अगेन, इनके अंदर का वो दुख है, बिल्कुल फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे। जो भी फैसला होगा उसको मनोवन कबूल करेंगे। अवाम के पास जाएं, वहां से जूतियां ही पड़ेंगी, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। झूठे आते हैं, अवाम का अगर वहां पे गए हो गया है तो अपने फैसले का शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। फिलहाल प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।